रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पद में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि यूं ही मेरी कक्षाएं आपको मिलती रहें। भाई मल्हार कक्षा 7 एनसीईआरटी की नई किताब है हिंदी की और इसके चैप्टर्स हम शुरू कर चुके हैं। 4 लेसन हो चुके हैं, आज है 5वें लेसन की बारी, जो है एक बहुत ही प्यारी सी कहानी का नाम है नहीं होना बीमार। इसे लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने, जो कि बाल रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। इसका वाचन भी करते चलूंगी और इसकी व्याख्या भी मैं आपके लिए करते चलूंगी। यहाँ डिस्प्ले में आप देख भी सकते हैं और चाहें तो बच्चों आप पुस्तक हाथ में रखिएगा और मैं जब पढ़ रही हूँ ना तो मेरे साथ साथ आप भी फिंगर पॉइंट करते हुए पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा। तो आप ये देखेंगे कि आपकी वाचन क्षमता जो है वो निखर रही है। आपका वाचन अभ्यास जो है आपको पढ़ने में कुशल बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वाचन और व्याख्या। एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई, जो बीमार थे। वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का यह मेरा पहला अवसर था। एक बड़े से वार्ड में कई एक जैसे पलंग लाइन से लगे हुए थे, सब पर एक जैसी सफेद चादर और लाल कंबल। सफेद दीवारें, ऊंची छतें, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे, एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिया। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके सिरहाने खड़े हो गई और हाल चाल पूछने लगी। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। ना ट्रैफिक का शोरगुल, ना धूल, ना मच्छर मक्खी, सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन, बाकी एकदम शांति। भाई यहाँ शुरुआत में ये एक बच्चा जो है अपनी कहानी बता रहा है। ये बच्चा अपनी नानी के साथ पड़ोसी सुधाकर काका जो हैं उनको देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा है। और वो वहां पर जब वो गया तो उसने क्या देखा, एक बड़े से वार्ड में एक जैसे पलंग लगे हुए हैं, सफेद चादर बिछी हुई है, लाल कंबल रखा हुआ है, बड़ा ही साफ सुथरा वहाँ का वातावरण है। लोग बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं क्योंकि सभी वहाँ पर मरीज हैं। तो यहाँ ध्यान रखा जाता है कि चीख चिल्लाहट ना हो, लोगों को परेशानी होगी, तो धीरे धीरे स्वरों में सब बात कर रहे हैं। और इतने में अपनी नानी के साथ जब वो गया तो उसने देखा कि नानी वहाँ पलंग के पास पहुंचकर सुधाकर के सिर पर स्नेह से हाथ फेरती हैं। ये सब उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं और बाहर पेड़ हरे हरे लहराते दिखाई दे रहे हैं। ना वहाँ पे शोरगुल है, ना वहाँ पर मक्खी मच्छर है, सफाई इतनी है ना, तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा है बच्चे को ये सब देखकर। तभी सफेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया और काका को दवा खिलाई। नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नर्स से पूछा कि खिला दूं। नर्स के हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर खाई। अब वहाँ पे जब नर्स आई हुई है और नर्स आती हैं, डॉक्टर्स आते हैं राउंड पर, है ना, तो जब वहाँ पर नर्स आई तो उसने, नानी जी भी उम्र दराज हैं, सभी बड़ों की इज्जत करते हैं, तो उसने भी उनको अभिवादन किया और जो सुधाकर काका थे उनको दवाई वगैरह उसने दी। तब नानी ने पूछा कि मैं इनके लिए खीर बनाकर लाई हूँ, साबूदाने की खिला दूँ? तो नर्स ने हाँ कहा। तो उसके जाने के बाद, नर्स के जाने के बाद नानी ने बड़े प्यार से धीरे धीरे चम्मच से सुधाकर काका को साबूदाने की खीर खिलाया। ठाठ है बीमारों के भी। मैंने सोचा ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता, मैं कब बीमार पड़ूंगा। अब देखिए सहज मन एक बच्चे का जो होता है उसका चित्रण यहाँ पर बहुत ही सहजता से कर गए हैं लेखक महोदय। वो बताते हैं कि बच्चे को ऊपरी तौर पर ये बड़ा मनभावन लग रहा है और वो सोचता है कि क्या ठाठ है, मस्त लेटे रहो आराम से, साफ सुथरा वातावरण और ऊपर से बढ़िया साबूदाने की खीर खिलाई जा रही है, बढ़िया है भैया। वो सोचता है कि काश मैं कब बीमार पड़ूंगा। कुछ रोज बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया। मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। चलो बीमार पड़ जाते हैं। मैं रजाई से निकला ही नहीं। नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा मैं आज बीमार हूँ। क्या हो गया? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। नानी जी चली गई।
अब वो बच्चा सोचता है कि क्या ठाठ है ये बीमार होने में, और ये दिमाग में उसके चलते ही रहता है। फिर एक दिन क्या होता है, उसने स्कूल का होमवर्क नहीं किया था, तो वो सोचता है कि जाऊंगा स्कूल में तो डांट पड़ेगी, तो क्यों ना आज बीमार पड़ जाता हूँ, तो आज का ही दिन सबसे अच्छा रहेगा बीमार पड़ने के लिए। अब नानी आती है तो वो बोलता है नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दुख रहा है, मुझे बुखार भी है और पेट भी दुख रहा है। तो नानी उसका हाल चाल लेकर वहां से चली जाती है। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। अब छोटे मामा नहा कर निकले। अब कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने भागी। अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई। अब सब चले गए। अब घर में मैं अकेला रह गया। पता नहीं कब झपकी सी आ, तभी नाना जी आए। क्या हो गया, क्या हो गया? अब बच्चा जो है अब बिस्तर पे लेटा है, बाहर ही नहीं निकल रहा है, और वो अंदाजा लगा रहा है कि घर में क्या क्या हो रहा है। उसको आहट से वो अंदाजा लगा रहे हैं। मामा साइकिल उठाकर चले गए। मौसी रोज की तरह कॉलेज बस पकड़ने की हड़बड़ी में नाश्ता किए बिना ही चली गई है। गुन्नू जो छोटा भाई है वो जूते ढूंढ रहा है। ये सब अंदाजा वो पड़े पड़े लगा रहा है। तभी नाना जी आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, बुखार आ गया। मैंने कराते हुए कहा। देखिए, नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगे। इस बीच नानी जी भी आ गई। क्या हुआ, नानी जी ने पूछा। बुखार तो नहीं है, नाना जी बोले। आपको पता नहीं चल रहा, थर्मामीटर लगाकर देखिए, मैंने कहा। मुझे पता था घर में कोई नहीं है, थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन, पर खुद को बीमार साबित करने के लिए यह चाल अच्छी थी। बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं, शायद कोई मांग कर ले गया था। अब यहाँ पर नाना नानी उसका हाल चाल ले रहे हैं और छू कर देख रहे हैं, तो भाई बुखार तो हो तब ना दिखेगा, महसूस होगा। बुखार तो था नहीं, बहानेबाजी चल रही थी ये तो वो कहते हैं बुखार तो है नहीं। तो बच्चा कहता है अरे अंदर से लग रहा है, थर्मामीटर लगाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन थर्मामीटर घर में ढूंढा गया, वो मिला नहीं। वो बच्चा कहता है, सोचता है कि शायद कोई लेकर गया होगा। फिर नानी जी की आवाज आई, ले पुड़िया खा ले। ना चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। फिर नाना जी बोले, आज इसे कुछ खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। दोनों चले गए। मैं पता नहीं कब नींद में गुड़ुप हो गया। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली। मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। देखा जाए कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं, तेजराम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं, महेश घी सेंटर में मलाई का भगोना आंच पर चढ़ाया या नहीं, और टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़िया बैठी हैं। लेकिन मजबूरी थी, चाहे जितनी ऊब हो, लेटे रहना था। अब देखिए भाई, उसको कड़वी दवा दे दी गई, चाय दे दी गई, काढ़े की शक्ल में सब कुछ दे दिया गया, और नाना जी कह गए कि देखो आज से दिन भर कुछ खाने को मत देना, तबीयत संभल जाएगी। ऐसा सब इंस्ट्रक्शंस देके वो चले गए। अब बच्चा बड़ा कुड़क रहा है, उसको अंदर से लग रहा है, उसका मन कर रहा है कि वो बाहर खुले में गली में जाकर देखे नज़ारे कि कहाँ क्या चल रहा है ना। और बताया कि भाई मलाई चढ़ी कि नहीं, घी निकालने के लिए ड्राई क्लीनर की दुकान में क्या हो रहा है, तार पर जो है चिड़िया कितनी बैठी हुई, ये सारे नज़ारे जो है उसका मन देखने को कर रहा है। कुछ देर इधर उधर की स्कूल की दोस्तों की बातें सोचता रहा। फिर लेटे लेटे पीठ दुखने लगी तो उठकर बैठ गया, लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर से लेट गया। नाना जी आए, बोले अब कैसा है सिर दर्द? मैंने कहा ठीक है। फिर भी एक पुड़िया और खिला गए। अचानक मुझे भूख सी लगी। फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद की तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। अब नानी जी से जाकर कहूँ कि भूख लग रही है तो वे क्या कहेंगी? ज्यादा से ज्यादा यही कि दूध पी ले, या नाना जी से पूछने चली जाएंगी वो कह रहा है भूख लगी है, और फिर नाना जी क्या कहेंगे? वही जो सुबह कह रहे थे, तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। अब देखिए बच्चा जो है अब तो बुरा फंस गया है ना। अब उसको भूख भी लग रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो अगर भूख के लिए बोलता है तो सुनवाई नहीं होगी। सुबह ही नाना जी कह गए हैं कि भाई इसको दिन भर भूखा रहेगा तो सारे विकार निकल जाएंगे। तो उसके मंसूबे जो थी कि बढ़िया खीर मिलेगी हमको, हमारी बड़ी आवभगत होगी, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। बीमार होने पर क्या मुसीबत है, पड़े रहो। आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है? इससे तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता, सजा मिलती तो मिल जाती,
कितना मजा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते कटर कटर। अब बच्चे को स्कूल की याद आ रही है, वो सोचता है कि अरे नहीं हुआ था होमवर्क, तो नहीं हुआ था यार, चले जाता, थोड़ी डांट पड़ती, कम से कम रिसेस में जाकर वहाँ बढ़िया जाम जो है वो मिलते हैं, बहुत ही टेस्टी, नमक मिर्च लगाकर जाम खाते, कितना मजा आता। फिर झपकी लग गई, लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी और आंख जरा लगती भी तो खाने ही खाने की चीजें दिखाई देती। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है, जैसे गुजिया सिर्फ होली दिवाली और पंजिरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। क्यों? क्या ये चीजें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है? अब बच्चे का भूख से बुरा हाल है और ऐसी स्थिति में उसे बस खाने ही खाने के ख्याल आ रहे हैं। हाँ, गुजिया पंजरी सारी चीज़ों की याद आ गई उसे कि ये खास मौकों पर ही बनती है, कभी भी बनाना चाहिए। और ये खीर जो है वो बीमारी में क्यों देते हैं, उपवास में क्यों देते हैं? भाई मेरा मन कर रहा है खाने का, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। बच्चा बड़ा बुलबुला रहा है। हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। पूरा दिन कोई कैसे लेटे रहे, और शाम को, क्या शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे और मैं बिस्तर में पड़ा झांक मार रहा होऊंगा। अक्लमंद और मनोबीमार। और आज दिया गया होमवर्क किससे कॉपी मांगोगे? मैं रुआंसा हो गया। हाँ, बच्चा तो बहुत आगे की सोच रहा है कि भाई अब शाम को भी कहीं यही मंजर ना हो, नाना जी ने अगर बाहर जाने से मना कर दिया, जाने नहीं देंगे, बीमार हुई, बोलेंगे आराम करो, तो फिर आज का पूरा दिन ऐसी बोरियत में गया है ना। और कल के होमवर्क का क्या? अब मैं किससे वो लेकर पूरा करूंगा, कॉपी कौन देगा मुझे? अब ये सोच उसको परेशान करने लगी। पास के कमरे में होती खटर पटर से अंदाजा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया है। तो क्या 1 बज गया? अब बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया, आया भी होगा तो दबे पाँव आया होगा और मुझे सोता जान लौट गया होगा। अब वो मुन्नू छोटा भाई जो है उसकी कल्पना, उसके आने का उसे आभास हो गया। फिर उसने बर्तनों के खड़कने की आवाज़ सुनी तो अंदाज़ा लगा रहा है सब खाने बैठ रहे हैं। फिर थोड़ा मन में आया कि ये मुन्नू तो मुझे एक बार भी देखने नहीं आया है, या शायद आया होगा तो मैं सो रहा हूँ सोचकर चला गया होगा। ये अपने मन ही मन वो सारी चीज़ें सोच रहा है। अच्छा, वो खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाज़ें आ रही हैं, देखो। उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाए बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। अब बच्चा जो है अपने आप से बात कर रहा है भाई कि अब देख लो सारे लोग खा रहे हैं, किसी ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा, किसी ने पूछा भी नहीं कि अगर मेरे से पूछते क्या खाओगे तो मैं तो खीर ही तो बोलता ना, कोई ताजमहल थोड़ी मांग लेता, है ना। और अब देखो कह रहे हैं कि मत खाओ, कुछ भी नहीं खाना है, विकार निकल जाएंगे, भले इस चक्कर में मैं शिकार बन जाऊं। बच्चा अपने आप से इस तरह से कुड़कुड़ाते हुए अपने से वार्तालाप खुद से कर रहा है। आज क्या खाना बना होगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई। अब बच्चे को कल्पना हो रही है, खुशबू से उसको पता चल रहा है कि दाल चावल, तुअर की दाल, अरहर की दाल बनी है और उसमें हींग जीरे का तड़का लगाया गया है और हरी धनिया बारीक काट कर उसमें डाली गई है और आधा चम्मच देसी घी डालने से तो क्या स्वाद इसका आ रहा होगा। बाबा सब खा रहे हैं, अरे कोई कुछ बीमार को भी दे दो भाई। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज की है। क्या हरी मिर्च तली गई है? उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंक कर खड़ा हो गया, दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा। अब बच्चे को इसके अलावा भी ये महसूस हुआ कि हरी मिर्च को तला गया है और उसको बढ़िया दाल चावल में मसल कर मिलाकर खाया जा रहा है। उससे रहा नहीं गया तो वो जाकर चुपचाप रजाई से बाहर आ गया है, दबे पांव जाकर झांक कर देखता है कि चल क्या रहा है। हाँ, दाल चावल, तली हुई हरी मिर्च। लेकिन मुन्नू आम चूस रहा है। आम इस मौसम में? जरूर बंबई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है, पूरी गुठली मुंह में ठूसे, जैसे आम कभी देखे ना हो। भुक्कड़ कहीं का, पूरा हाथ भी सान रखा है। मैं जलन, गुस्से और कुढ़न में पांव पटकता वापस बिस्तर में आ गया। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा, सारे विकार निकल गए।
इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। और इस तरह से बच्चा जो है वो सारी बीमारी के चक्कर में सारे दिन जो हलाकान हुआ है, परेशान हुआ है, उससे उसका दिमाग खराब हो गया है। उसने ये तय कर लिया कि भैया इस तरह से कभी बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी नहीं मारना है भैया, इससे तो बड़ी परेशानी है। भाई आम खा रहा है, घर में लोग टेस्टी टेस्टी खाना खा रहे हैं और उसको विकार निकल जाए, दिन भर भूखे रखो, ये कह दिया गया है। तो ये तो मेरा बेड़ा गर्क हो गया, अब तो मैं कभी भैया बीमार नहीं पड़ूंगा। ना बाबा ना, बीमार नहीं पड़ना। अब आइए लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वयं प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक थे। उनकी कहानियां बच्चों और बड़ों के दिलों को छू जाती हैं। स्वयं प्रकाश की कहानियां पढ़ते हुए लगता है मानो वे हमारे ही जीवन की कहानियां हैं, हमारे ही अनुभव उन्होंने लिख दिए हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजक कहानियां लिखी हैं, जिनमें उनके साहसिक कारनामे, मित्रता और जीवन के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं को बड़ी रोचकता से प्रस्तुत किया गया है। स्वयं प्रकाश की कहानियों की विशेषता यह है कि उन्हें पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना मित्र बातें कर रहा हो। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि सोचने समझने के लिए नई दिशाएं भी देती हैं। मात्रा और भार, अगली किताब, ज्योतिरथ के सारथी, फिनिक्स आदि इनकी कई रचनाएं हैं। तो इस तरह से हमने ये भी जान लिया कि जो स्वयं प्रकाश जो लेखक हैं वो किस तरह से बाल साहित्य बच्चों के स्तर पर जाकर लिखते हैं, सरल भाषा में और बहुत ही सहजता से। ऐसा लगता है कि हमारे आसपास ही हो रहा है, हम भी उसके एक पात्र हैं। तो देखिए, इसके साथ ही हमारा आज का मल्हार कक्षा 7 का 5वां लेसन भी हो गया है। लेकिन चलने से पहले एक गुजारिश आपसे कि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि यूं ही हम मिलते रहें। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को नमस्कार।